वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में रिजी। आज के वीडियो में आपको मैं बताने जा रही हूँ पोटेंशियोमीटर वो कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, किस मटेरियल का वायर लिया जाना चाहिए, सर्किट डायग्राम टू डिटरमाइन टू कंपेयर E1 एंड E2 और EMFs ऑफ द टू प्राइमरी सेल, और हाँ किसी एक प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दोनों एक्सपेरिमेंट। वीडियो आप शुरू से आखिरी तक जरूर देखेंगे। हाँ, जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि पोटेंशियोमीटर क्या है और इसे पोटेंशियोमीटर क्यों कहते हैं। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल उपकरण है, ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिससे हम अननोन सेल का EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। दो सेल्स अननोन है तो उनके EMFs का रेशियो पता लगा सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट है। और किसी अननोन सेल के प्राइमरी सेल जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी एक्सपेरिमेंट है। रही बात इसे पोटेंशियोमीटर क्यों कहते हैं। पोटेंशियोमीटर यानी कि ये लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस करंट कैरिंग वायर में किसी भी पोर्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है, इसलिए इसका नाम है पोटेंशियोमीटर। अब जान लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। जब किसी स्टैंडर्ड वायर में जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हो उसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करती है तो उसकी लेंथ के अक्रॉस किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप लिख सकते हैं इंग्लिश में भी, when a constant current flow through a standard wire of uniform cross-sectional area, then potential difference between any two points of the wire is directly proportional to length of that portion. अब जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या सर्किट डायग्राम क्या है, कैसे वो काम करता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें मेन सर्किट जो होता है वो XY एक लॉन्ग वायर लिया गया है। ये A से C तक वायर है। इसमें एक एक मीटर के ये पीस हैं, तो ये 1 मीटर, फिर ये 2 मीटर, फिर ये 3 मीटर, फिर ये 4 मीटर, फिर ये 5 मीटर, फिर ये 6 मीटर। अब पूरा 6 मीटर लंबा तार अगर लेंगे तो प्रैक्टिकल लैब में बहुत ज़्यादा जगह लगेगी ना, इसलिए ऐसे बना दिया गया। अब यही चीज़ जो है आसानी से आप मान लें कि यही है पूरा XY। अगर ये 6 मीटर वायर है तो ये भी 6 मीटर है। फिलहाल ये जो वायर है ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला है। अब इसके अक्रॉस जोड़ा गया है एक रिहोस्टेट, एक की और एक बैटरी। ये स्टैंडर्ड बैटरी जो है उससे जब करंट आएगी वो करंट XY में X से Y की तरफ फ्लो करेगी। पॉजिटिव टर्मिनल इसका इससे जुड़ा है, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट X से Y की तरफ चलेगी। करंट किस डायरेक्शन में बहती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर। तो वही तो प्रिंसिपल है इसका। स्टैंडर्ड वायर में जब कांस्टेंट करंट फ्लो करती है तो उसके किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रिंसिपल है उसको V प्रोपोर्शनल टू L या V इक्वल टू KL लिखेंगे। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K है, इसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए K इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन L। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है ना पर यूनिट डिस्टेंस, तो यहाँ पर यूनिट डिस्टेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो K को डिफाइन कैसे करते हैं, फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच सेम रहेगी। जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ही वायर की लेंथ, उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जिस सेल का EMF निकालना होता है उसको हम यहाँ पर जोड़ते हैं, ये प्राइमरी सेल है और इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल। मेन बात ध्यान रखिएगा कैसे जोड़ते हैं ये प्राइमरी सेल। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल और जो बैटरी है, जो ये पूरा ये प्राइमरी सर्किट कहलाता है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह जोड़ा जाता है। दूसरी बात प्रिकॉशन की क्या होनी चाहिए कि जो बैटरी है इसका EMF अननोन सेल के EMF से ज़्यादा होना चाहिए। ये दो मेन प्रिकॉशन ये वाइवा में भी पूछी जाती हैं। वायर है वे ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्यों होना चाहिए। वायर के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों पॉइंट के बीच के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो V को IR से भी लिखते हैं और R को हम क्या लिख सकते हैं, रो L अपॉन A। रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हम इससे अगर हम L इधर ले आएँ तो ये V अपॉन L K ही तो हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट V अपॉन L K होता है, तो K पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर बचेगी, इसमें से I रो A बचेगी ना। देखिए V अपॉन L इधर कर दीजिए तो I रो A ही तो बचेगी। तो K की वैल्यू और क्या होती है, I रो अपॉन A। बहुत बार पूछा गया है वो फैक्टर्स बताइए जिन पर पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड करती है। तो क्या बताएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड
specific resistance या resistivity of the wire and inversely proportional to the area of cross section। बात आती है कि जो इसमें वायर है ये कैसा होना चाहिए, किस मटेरियल का होना चाहिए। देखिए करंट कांस्टेंट फ्लो करे, वायर गर्म होगा, टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस ना बढ़े। इसके लिए क्या होना चाहिए, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए। तो अल्फा नेग्लिजिबल किसका होता है, एलॉय का। तो ये स्टैंडर्ड वायर जिसे हम कहते हैं, ये पूरा स्टैंडर्ड वायर होता है कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का। इसमें ये खूबी होती है कि उसके रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लेस होता है। बहुत पूछा जाता है कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है। सेंसिटिविटी डिपेंड करती है फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ पर। फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये के क्या है, V/L। पोटेंशियोमीटर में लॉन्ग लेंथ वायर क्यों लेते हैं, इन सब का जवाब यही है कि सेंसिटिविटी क्या है, लॉन्ग लेंथ वायर क्यों लेते हैं, क्योंकि पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ लेंथ ऑफ द वायर इज वेरी वेरी लार्ज। जितनी ज़्यादा लार्ज होगी लेंथ उतनी ही पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगी, और जितनी पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगी उतना ही apparatus सेंसिटिव होगा। और इसीलिए देखिए कितना लंबा, जैसे 6 मीटर लंबा वायर लिया गया, लेंथ ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम, और कम पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं कि उतने कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस को आसानी से पढ़ा जा सकता है। फॉल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ही तो है, इसलिए क्या कहा, जितना छोटे से छोटा पोटेंशियल पढ़ा जा सकता है उतना वो सेंसिटिव एपरेटस हो गया। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि बेटा ईएमएफ ऑफ द सेल तो आप 1 वोल्ट मीटर लगा के भी पढ़ सकते हो, इतने लंबे चौड़े एपरेटस की क्या ज़रूरत है। आप ये जानते हैं कि किसी भी प्राइमरी सेल के ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसका रिलेशन क्या है, V = E - IR। अब वोल्ट मीटर से लगाएंगे तो वोल्ट मीटर को हम किसी प्राइमरी सेल से ऐसे लगा दें, वोल्ट मीटर से इसका ईएमएफ पढ़ लें, तो क्या वो ईएमएफ पढ़ेगा। वोल्ट मीटर तो कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करेगा ना रीडिंग देने के लिए, तो जब तक कुछ करंट होगी तो वोल्ट मीटर क्या पढ़ेगा, E - IR। हमें क्या चाहिए होता है, E, इसलिए वोल्ट मीटर से सेल का ईएमएफ हम नहीं निकाल सकते। बात आती है कि सेल का ईएमएफ फिर पोटेंशियोमीटर से एक्यूरेटली कैसे निकालते हैं। प्राइमरी सर्किट जो XY स्टैंडर्ड वायर है, और ये बैटरी, स्विच और रिहोस्टेट है। रिहोस्टेट का यूज़ करते हैं कांस्टेंट करंट मेंटेन करने के लिए। अब इसमें जो अननोन सेल जिसका ईएमएफ पता लगाना है, उसको हम ऐसे कनेक्ट करते हैं कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक एंड ऑफ द वायर पर हो, इसका नेगेटिव टर्मिनल एक गैल्वेनोमीटर की हेल्प से एक जॉकी से जोड़ देते हैं। प्रिंसिपल समझने के लिए पहले आप सोचिए कि फॉल ऑफ पोटेंशियल हो रहा है X से Y की तरफ, इस बैटरी का इस स्टैंडर्ड वायर पे। अब मान लेते हैं कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को पॉइंट J1 पर टच कराते हैं नियर द एंड X, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा ना। दोनों पॉइंट्स अभी पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इनका अगर पोटेंशियल डिफरेंस किससे कम है, अननोन सेल के ईएमएफ से, तब क्या होगा, इसकी करंट डोमिनेट करेगी। देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी इसकी करंट इधर आ रही है, इसकी करंट यूं जा रही है। दो करंट्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में, एक बैटरी की और एक अननोन सेल की। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स X एंड J1 गैल्वेनोमीटर के थ्रू जब हमने जॉकी को यहाँ टच कराया, तो देखते हैं कि जो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो किसकी वजह से है, इस बैटरी के वजह से यहाँ पर है, वो कम है सेल के ईएमएफ से, अननोन सेल के ईएमएफ से। तो रिजल्टेंट करंट ऐसे ही तो बहेगी जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया हुआ। द पाथ ऑफ करंट विल बी EX-J1E, ऐसे होगा। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ऐसे शो होगा। अब अगर हम जॉकी को उठा के हम ऐसे ले जाएं कि इस पॉइंट J2 पर टच करा दे, देखिए डॉट डॉट करके मैंने दिखाया कि सेकेंड केस में अगर हम J2 पर टच करा दे तो X-J2 लेंथ ज़्यादा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा। कितना ज़्यादा, जो इसके ईएमएफ से ज़्यादा। अब किसकी करंट डोमिनेट करेगी, ये पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, यानी कि VX-J2 अब है ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द अननोन सेल। तो अब गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट जाएगी वो किस पाथ से जाएगी, इसकी करंट डोमिनेट करेगी। तो अब वो करंट किस पाथ से जाएगी, ये वाली करंट आएगी, इसके थ्रू होती हुई यूं जाएगी।
यहाँ से जो ये करंट आ रही है वो ऐसे गैल्वेनोमीटर के थ्रू होती हुई सर्किट को पूरा कर रही है। तो यहाँ से जो करंट आ रही है गैल्वेनोमीटर में, तो वो जब यूँ जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो पहले से इसका डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट है, इसीलिए जो अब पाथ होगा एक्स ई जे टू वाई बी एक्स। तो अब ये जो करंट का पाथ है, ये करंट का पाथ पहले वाले से अपोजिट है, तो गैल्वेनोमीटर में अपोजिट डिफ्लेक्शन होता है। पहचान सर्किट की यही होती है कि एक एंड ऑफ द वायर और दूसरे एंड वायर के पास अगर हम जॉकी को टच कराएं तो डिफ्लेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तब सर्किट सही माना जाता है। तो पूछा था डिफ्लेक्शन अपोजिट क्यों होना चाहिए, तो यही उसका आंसर है। अब इन J1 J2 के बीच में डेफिनेटली एक पॉइंट ऐसा होगा, उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस EMF ऑफ द सेल के एग्जैक्टली बराबर होगा। एक्स J1 पे क्या था, EMF से कम था, पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग एक्स J1 लेंथ, और एक्स J2 लेंथ पर क्या था, EMF से ज़्यादा। VXJ देखें तो वो एग्जैक्टली इक्वल टू EMF है। यहाँ पर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो होगा, जबकि सर्किट पूरा स्विच ऑन है, करंट कहीं बैटरी से भी आ रही है, इससे भी आ रही है, यानी करंट्स इक्वल एंड अपोजिट है। यही तो है नल पॉइंट पोजीशन। नल पॉइंट पोजीशन का मतलब है नो डिफ्लेक्शन पोजीशन, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है। तो ये XJ लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही है अननोन सेल का EMF। यही है कंप्लीट जानकारी इसके प्रिंसिपल के बारे में। दो सेल्स हैं तो उनके लिए हम EMF कैसे कंपेयर करेंगे, क्या सर्किट डायग्राम होगा, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे जानेंगे। दो सेल्स के EMF को कंपेयर करना हो तो सर्किट डायग्राम बहुत पूछा जाता है, और कंपेयर करने के लिए फार्मूला कैसे आएगा। जो दोनों सेल्स जिनका EMF कंपेयर करना है, E1 और E2 EMF वाले हैं, उनका पॉजिटिव टर्मिनल और स्टैंडर्ड सेल जो बैटरी जो लॉन्ग लेंथ ऑफ वायर के अक्रॉस जोड़ी गई, जहाँ यहाँ पर जो ये इतना हिस्सा दिखाया गया वो यहाँ पर इतना हिस्सा है, तो उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह जोड़ा गया है वायर के फर्स्ट पॉइंट पे। अब इनके निगेटिव टर्मिनल जो है वो 1 और 2 जहाँ पॉइंट लिखा है उससे जोड़ा गया है, और थर्ड पॉइंट गैल्वेनोमीटर से। तो यहाँ पर अगर 1 और 3 कांटेक्ट में रहेगा तो करंट इस सेल से चलती हुई आगे जाएगी, यहाँ तो सर्किट ब्रोकन है। फिर अगर हमें E1 से मेजरमेंट हो गया, E2 से चाहिए तो हम यहाँ से जोड़ देंगे, यानी कि जो ये बॉक्स दिखाया गया इसको कहते हैं टू वे की। जब हम इसको यहाँ से इसको जोड़ देते हैं तो E1 सर्किट में आता है, और जब इसको हटा के इधर जोड़ देते हैं तो E2 सर्किट में आता है। अब गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी का कनेक्शन वो देखा गया कि जब N1 पॉइंट दिखाया गया, यहाँ पर नल पॉइंट मिलेगा, तो N1 पॉइंट की लेंथ हम यहाँ से मेज़र कर लेते हैं। वो लेंथ जो है वो E1 सेल के EMF को इसके AN1 लेंथ से, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी से तो मेज़र हो रही, उसी के बराबर है। तो हम इसको कैसे साबित कर सकते हैं, किरचॉफ सेकंड रूल लगा के कि हाँ हम E = KL1 कैसे लिखेंगे। यहाँ पर जो करंट चलेगी जब वो नल पॉइंट N1 पर मिल रहा है, तो करंट कैसे चलेगी, A से आएगी, ऐसे आती हुई N1 पर आएगी, N1 से फिर गैल्वेनोमीटर पर जाएगी, गैल्वेनोमीटर से 3 पर, फिर 1 पर, फिर E1 पर, फिर A पर। देखिए ये क्लोज लूप बना, और इस क्लोज लूप में इसकी लेंथ के अक्रॉस कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, KL1 के पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और मान लिया AN1 की लेंथ है L1। फिर उसके बाद क्या, माइनस E1 ही तो है और कुछ नहीं है, A = 0, तो इससे E1 = आपके पास क्या आ गया, KL1। ऐसे ही क्या करा आपने, जब की को यहाँ पर टच करा दिया थर्ड वाले पॉइंट से सेकंड वाले पॉइंट पर, तो अब क्या होगा, E2 सर्किट में आ गया। मान लो E2 से जो बैलेंस पॉइंट मिलता है, नो डिफ्लेक्शन पोजीशन, वो N2 पे मिलती है। तो अब AN2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लिया वो KL2 है, तो KL2 - E2 = 0। ये क्या है, सिग्मा V = 0, उससे लिखा गया ये। तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास, E2 = KL2। तो E2 = KL2 अगर हो गया, डिवाइड कर देंगे, तो E1/E2 = L1/L2। ये है पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेयर करना। अननोन सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे कंपेयर करते हैं, ये है उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट कि किसी अननोन सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो बस उसका सर्किट डायग्राम ठीक E1/E2 वाले सर्किट डायग्राम में एक चेंज कर देना। आपकी बार एक ही तो सेल रखना जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो एक सेल आप रख लीजिए, और जहाँ दूसरा सेल लगाया था बस वहाँ से सेल हटाकर एक की लगा दीजिए और एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दीजिए। होगा क्या कि जब हम स्विच ऑफ रखते हैं तो रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट से बाहर है। तो ये जो E है ये गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है, और ये बैलेंसिंग लेंथ इसकी मिलेगी, मान लिया वो N1 पर मिलती है।
तो ठीक वैसे ही जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में किया था आपने कि जो बैलेंसिंग लेंथ है उसके लिए करंट का पाथ जो है वो A से N1 तक है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसके EMF के बराबर है। तो E इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ AN1 KL1, इससे E इक्वल टू KL1 हो गया। दोबारा आपने स्विच को भी ऑन कर दिया और रेजिस्टेंस बॉक्स से एक सुटेबल रेजिस्टेंस निकाल लिया। तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा उससे बैलेंसिंग लेंथ मान ली जाती है N2 पर। तो अब बैलेंसिंग लेंथ AN2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, मान लिया वो V है तो V इक्वल टू KL2 लिखेंगे। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो E अपॉन V L1 अपॉन L2 के बराबर आएगा। तो प्रैक्टिकल करेंगे कैसे, पहले एक सेल से बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे, फिर इस की को ऑन करेंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स से सुटेबल रेजिस्टेंस निकालेंगे, तब हम देखेंगे कि बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पर आ रही है, वो V होगा और E अपॉन V L1 अपॉन L2। अब ये L1 अपॉन L2 आया तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे क्या निकालें, तो देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस R किसके बराबर होता है, कैपिटल R जो रेजिस्टेंस निकाला गया है रेजिस्टेंस बॉक्स में से इंटू E अपॉन V माइनस 1। इसी E अपॉन V ही की जगह तो हमें क्या प्लेस करना है, L1 अपॉन L2। तो ये हमें पता है L1 अपॉन L2, R भी पता है जितना हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से जो प्लग निकाला है उसका रेजिस्टेंस, स्मॉल r हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो EMF के लिए तो हमें एक बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी AN1 और रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकाला है उसकी वैल्यू को देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग हमें बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। तो L2 की जितनी हम मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस निकालें, 4 रेजिस्टेंस निकालें तो 3-4 लेंथ्स भी तो मिलेंगी। तो L2 की हम हर बार E अपॉन V में जो ये L2 है या जो V है वो L2 के अकॉर्डिंग अलग अलग आता है। तो आप R1, R2, R3 इस तरीके से कई बार इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं आप, और उस इंटरनल रेजिस्टेंस में उसके रिजल्ट को कैसे लिखते हैं कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेल लाइज फ्रॉम दिस टू दिस वैल्यू, क्योंकि V की कई वैल्यू है तो E अपॉन V अलग अलग हो जाएगा ना। जितना वैल्यू का आपने रेजिस्टेंस निकाला वो L2 की वैल्यू होगी, उसके क्रॉस V भी उतना ही आएगा। तो हम V तो पढ़ नहीं रहे, हम तो क्या पढ़ रहे हैं, L2 पढ़ रहे हैं। तो एक L1 के लिए तमाम L2 हैं तो E अपॉन V से R भी अलग अलग आएगा। तो इसका रिजल्ट लिखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल लाइज फ्रॉम दिस टू दिस रेंज। उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो से पोटेंशियोमीटर के बारे में जितनी भी क्वेरीज हैं वो मैक्सिमम आपको मिल गई होंगी उनका आंसर। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।